हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। आज हम लोग घटना चक्र का जो साइंस कर रहे थे उसमें विविध के हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लोग 101 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये पार्ट 3 होगा और हम लोग चलते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो इस संस्थान कुछ दिए गए हैं और उसका स्थान पूछा गया है। तो पहला है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे है, तो ये इलाहाबाद में है, जिसका अब नाम प्रयागराज कर दिया गया, आप लोग जान ही रहे होंगे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजीज है वो कहाँ पे है, वो कानपुर में है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे भी संस्थान दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति मतलब वो संस्थान जो है कहाँ पे है इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला है केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, लखनऊ में है। और DNA फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र जो है वो कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो ये चंडीगढ़ में है। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो ये कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है, पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, DNA उंगली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है, हैदराबाद में। DNA उंगली छापन और नैदानिक शोध केंद्र सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स CDFD भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है ये, और ये हैदराबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, तो ये कहाँ पे है, वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुछ संस्थान दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखा कीजिएगा, सुमेलित नहीं है या है पूछा है। संस्थान है कुछ, उसकी अवस्थिति या स्थान कह सकते हैं, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है, वाराणसी में, ये ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, तो ये दिया गया है श्रीनगर में, लेकिन है कहाँ पे, लखनऊ में, इसलिए यही आपका आंसर सही हो जाएगा और यही गलत दिया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के तत्वावधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अनुसंधान केंद्र का उन्नयन 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया और 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, कानपुर में। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क से हो गया कृत्रिम अंग और क से कानपुर, और कान जो हमारा अंग का हिस्सा भी है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप एक ट्रिक के माध्यम से। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य कर रहा है।
शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए यह वर्ष 1972 में स्थापित हुआ था। वर्ष 1976 में इससे उत्पादन शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? लीमा, पेरू में। अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? शिमला में। इस याद रख सकते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा, पेरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और यह वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से विकासशील देशों में निरंतर आधार पर गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करती रही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ सूची दिए गए हैं और उस सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, रोम में है ये। और केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला, केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान मतलब चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा, कटक में है। और केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। ये राष्ट्रीय वाला हो गया केंद्रीय स्तर पर। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है, ये पेरू, ये लीमा में है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया कौन? बी नंबर। FAO का मुख्यालय रोम में है, केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, आलू शोध संस्थान शिमला में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े दिए गए हैं, उसमें से पूछा है असुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो NBRI कोलकाता है, ठीक है। नेशनल मतलब IISR जो है वो लखनऊ में स्थित है, ये जो है ये सही है। और यहाँ पे NBRI जो है ये भी लखनऊ में ही है, ठीक। ये मिस्टेक देख लीजिएगा एक बार, NBRI जो है लखनऊ में ही है, लेकिन ऑप्शन में कहाँ दिया गया था? कोलकाता में, ठीक। तो ये गलत दिया गया है, यही इसलिए आंसर होगा क्योंकि पूछा गया था असुमेलित जोड़ा। और NPL नई दिल्ली में ही है और IISc बेंगलुरु में है, ठीक। तो यहाँ दिया भी गया है व्याख्या में, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ में स्थित है। अन्य विकल्प युग में जो सुमेलित हैं और यहाँ पे कोलकाता देते, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? दुबई में। दुबई में जानते ही आप लोग बहुत ज़्यादा ऊँट वहाँ पे रहता है। दिसंबर 2017 में दुबई में ऊँटों के लिए एक खास अस्पताल खोला गया है। ये विश्व का पहला ऊँट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊँटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध करा रहा है। दुबई में ऊँटों को संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है, उन्हें बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ सूची दिए गए हैं, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो पहला टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक हार्मोन है और ये कोडिन दिया गया है। कोडिन जो होता है ना, वो बेहोशी के लिए एक ड्रग के रूप में काम करता है। और क्रीचुक जो है, क्रीचुक क्या करता है? ये रबर का जो स्रोत पदार्थ है ये। और यूजेनॉल जो है, यूजेनॉल जो होता है ये लौंग का सुगंधित तेल है एक, यूजेनॉल। इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर। टेस्टोस्टेरोन एक एस्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्यतः स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कोडीन एक नींद लाने वाली एवं दर्दनाशक औषधि है। और क्रीचुक रबर का स्रोत पदार्थ है एक। और यूजेनॉल जो है एक दर्दनाशक रोगाणुरोधक द्रव है जो लौंग के तेल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ये एंथ्रैक्स जो होते हैं, एंथ्रैक्स एक मतलब विष है जो जैव युद्ध में काम आता है। और थैलेसीमिया क्या है?
थैलेसेमिया जो है ये है दोषी जीन से उत्पन्न रोग। और सेरोगेसी क्या है, मतलब गर्भ को किराएदारी पे जो दिया जाता है वही उसी को सेरोगेसी बोलते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं इसको डिटेल से। और ट्रांसजेनिक्स जो है ये होता है जीनोम में परिवर्तन करने वाले विज्ञान को ही बोलते हैं ट्रांसजेनिक। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ए नंबर। एंथ्रैक्स एक गंभीर जीवाणुजन्य रोग है। इन विट्रो तकनीक द्वारा एंथ्रैक्स के बीजाणुओं को उत्पन्न कर उसका जैव युद्ध में प्रयोग किया जा सकता है। थैलेसेमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रक्त रोग है। सेरोगेसी एक प्रकार की गर्भ की किराएदारी है जिसमें कोई महिला बच्चा उत्पन्न करने में अक्षम है अगर तो दंपति हेतु बच्चों को जन्म देने के लिए अपनी कोख का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है एंटीफ्रीज यौगिक, ये एथिलीन ग्लाइकोल, ये सही है यहाँ पे। और एंटी नॉक एजेंट जो है ये टेट्राएथिलेट है, ये भी सही है। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो बीटा कैरोटीन होता है, ये भी सही है यहाँ पर। और एंटीबायोटिक्स जो होता है वो क्यूनिन होता है, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि क्यूनिन जो होता है कुनेन के एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कोलॉइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक एवं सूजन रोधी गुण होते हैं। अन्य युग सुमेलित है, यही ये जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है। तो ये कहाँ पे खोला गया है, हैदराबाद में। देश का पहला डायनोसोरियम हैदराबाद में खोला गया था। इस डायनोसोरियम में 165 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म को भी प्रदर्शित किया गया है। यह डायनासोरियम हैदराबाद के BM बिरला विज्ञान केंद्र में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय, मतलब WHO का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक। और अगला क्वेश्चन है देश का पहला जो है दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है कोलकाता में। देश का प्रथम दंत महाविद्यालय R अहमद दंत महाविद्यालय 1920 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को ऐक्यकारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन C के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख किया गया वह वैज्ञानिक का नाम है लाइनस कार्ल पॉलिंग। लाइनस कार्ल पॉलिंग का कैंसर तथा विटामिन C या अस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं हम लोग शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के क्षेत्रों में वृहद शोध कार्य किए हैं। इनकी उपलब्धि पर 1954 तथा 1962 का क्रमशः रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। तो ये कौन होता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होता है यह एक सामाजिक कीट होता है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी, लगभग 100 नर मक्खियाँ या ड्रोन्स तथा हजारों 60,000 तक की छोटी श्रमिक मक्खियाँ वर्कर्स होती हैं। इसके छत्ते से हमें शहद तथा मोम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी की औसत गति जो होती है सामान्यतः क्या होती है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मधुमक्खी कीट वर्ग की प्राणी है। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः 15 मील प्रति घंटा लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भोजन आदि एकत्र करने के बाद जब वापस लौटते समय उनकी गति में गिरावट आ जाती है जो लगभग 12 मील मतलब 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मतलब निकटतम यहाँ पे आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो ये गंध से पहचानते हैं।
मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध द्वारा पहचानते हैं। कई वर्षों के अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिक्स ने मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त कर नोबेल पुरस्कार जीता। मधुमक्खियां दो प्रकार की नाच गोल तथा द्रुमदोलनी नाच करती हैं, जो कॉलोनी के सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा व दूरी का ज्ञान कराती हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो हम लोग ऊपर में ही पढ़े केवी फ्रिक्स को। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए केवी फ्रिक्स को वर्ष 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजक कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तेजक कौन सा है? तो सिगरेट, अल्कोहल, मारिजुआना और अफीम मनश्चेतक डिप्रेसेंट पदार्थ हैं, जबकि सिगरेट का धुआं जो होता है वो उत्तेजक स्टिमुलेंट के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल जो होता है क्या होता है, नमी को सोख लेता है। इसी कारण थैलियों में इसका उपयोग किया जाता है। नमी के कारण डिब्बाबंद औषधियाँ डिब्बा खोलने के बाद नमी को सोख कर टूटने लगती हैं, इसलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल को डिब्बों में रख देते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचा लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक एवं निदेशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित या ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो ये कॉर्निया को। नेत्रदान में कनिका अर्थात कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसमें बाहर की ओर किरेटिन विहीन स्तरित सल्की एपिथेलियम, मध्य में तंतु में संयोजी ऊतक एवं भीतर की ओर समान सल्की एपिथेलियम होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड साउथ अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो हमने ऊपर में ही पढ़ा है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के ये वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन है, जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन ही नाम था कृत्रिम हृदय का। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार वार्ने क्लार्क नामक रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो यह क्या करता है? हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन को समंजित करना, और इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असमान गति से कार्य करने लगता है। ध्यातव्य है कि हमारा हृदय बिना थके नियमित समयांतरों पर आजीवन अपनी पेशियों द्वारा संकुचित होकर पंप करता रहता है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है SA नोड के नाम से भी। SA नोड्स या सिनोएट्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर भी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका क्या कारण है? कि पसीना जो होता है
आर्द्रता के कारण क्या होता है, वाष्पित नहीं हो पाता, इसके कारण मनुष्य जो है परेशानी अनुभव करता है। मनुष्य जो होता है आर्द्रता को मतलब आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, क्योंकि शरीर से निकला पसीना जो होता है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है, और शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही हमें ठंडी का आभास होने लगता है। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? तो ये कौन सी क्रिया है? उष्मा शोषक क्रिया जो है ये स्वेद वाष्पन से। अगला क्वेश्चन है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो समान रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है तो वह क्या है? सोडियम क्लोराइड। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड साधारण नमक शरीर से लुप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए? समुद्री जल नहीं पीना चाहिए। वस्तुतः समुद्री जल के अतिरिक्त कोई भी तरल पदार्थ निर्जलित व्यक्ति में जल की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त होता है। चाय या कॉफ़ी में उपस्थित कैफीन मूत्रवर्धक होता है और इसके सेवन से शरीर से जल की हानि होती है, लेकिन यह हानि चाय या कॉफ़ी के द्वारा ग्रहण किए गए जल की तुलना में काफ़ी कम होती है। अल्कोहल भी मूत्रवर्धक है, लेकिन मानव शरीर में तरल संतुलन की स्थिति पर इसके सेवन का प्रभाव बहुत कम होता है। यहाँ तक कि लाइट बियर जैसे अल्कोहलिक पेय जिनमें अल्कोहल की मात्रा 4% से कम होती है, निर्जलीकरण के निवारण हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन समुद्री जल के साथ ऐसा नहीं है। समुद्री जल के सेवन से मानव शरीर की कोशिकाओं के निर्जलित होने का खतरा रहता है, क्योंकि शरीर में अधिक सांद्रता वाले नमकीन समुद्री जल को तणु करने के लिए शरीर की कोशिकाओं से जल परासरण क्रिया द्वारा स्थानांतरित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी अर्थात अल्कोहल दिया था, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो ये क्वेश्चन जो था वो विवादास्पद होगा, इसलिए झारखंड पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया। हम लोग आइए व्याख्या पढ़ते हैं। मानव रक्त में अल्कोहल की सांद्रता को संक्षिप्त में VAC ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 0.10% मात्रा का अर्थ होता है कि मानव शरीर में रक्त के प्रति 1000 मिलीलीटर भाग में 1 मिलीलीटर अल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में BAC की 0.45% या इससे अधिक की मात्रा मृत्यु का कारण होती है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर सी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ये कौन है? रूसी वैज्ञानिक हैं। ये रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जिन्होंने सजीवों पर अनेक प्रयोग किए थे। उदाहरण स्वरूप कुत्तों में भोजन को देखकर लार का टपकना एक समान प्रतिक्रिया होती है, किंतु अभ्यास करा देने पर यह प्रतिक्रिया भोजन को देखे बिना किसी अन्य उद्दीपन से भी होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों तथा बच्चों की आवाज़ का पिच जो होता है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज़ पतली और मधुर होती है। तारतम्य ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटा या भारी या तीक्ष्ण कहा जाता है तथा यह फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी? तो ये कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक एसिड। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होने लगता है। लैक्टिक एसिड का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर की मालिश करने पर थकान में राहत मिलती है।
अगला क्वेश्चन है, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो ये दीर्घकालिक परिवर्तन से आप जलवायु परिवर्तन को संकेतक नहीं मान सकते। दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक जो है वो नहीं है। और जलवायु परिवर्तन के वनस्पतिक संकेतक का उदाहरण पौधों के जीवाश्म अवशेष है। हिमीय संकेतक का उदाहरण हिमच्छादन है। और ध्रुवीय अस्थिरता तथा महाद्वीपीय झुकाव विवर्तनीय संकेतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो ये कौन है? रेफलेशिया। विश्व में पाए जाने वाले सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया प्रजाति का सदस्य रेफलेशिया अर्बोल्डी है। मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप एवं बेंगकुलू के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है। इसका वजन जो होता है वो 11 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पौधा पूर्णमूल परजीवी है, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे फल जो होता है ये क्या होता है? अंडा से। और बीज जो होता है क्या होता है? बीजांड। और काष्ठ जो होता है वो क्या होता है? तना होता है। और मंड जो होता है वो क्या होता है? वो पत्ती होता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग एक बार। फल जो होता है अंडा से। बीज जो होता है वो कहता है बीजांड। काष्ठ जो होता है वो होता है तना। और मंड जो होता है वो होता है पत्ती। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्या होता है? हरित लवक। और दूसरा है खनिज उद्गरण जो होता है वो क्या होता है? जीव द्रव कला जो होता है। और श्वसन जो होता है वो क्या होता है? सूत्रकणिका। और प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है? राइबोसोम। इस प्रकार इसका आंसर हो गया सी नंबर। व्याख्या देखते हैं एक बार। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, खनिज उद्गरण जीव द्रव कला, श्वसन जो होता है सूत्रकणिका, और प्रोटीन संश्लेषण जो होता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? ये किया था जगदीश चंद्र बोस ने। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने खोजा कि सभी पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, सभी में प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या होता है? सदैव होता है धीमा होता है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों की अपघटन क्रिया धीमा हो जाती है, अतः इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडारों में इन्हें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप पर ही रखकर परिरक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते हैं किंतु उनकी सक्रियताएं कम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ये क्या करता है? वसा के संग्रह करने के लिए करता है अपने कुबर का उपयोग। ऊंट की पीठ पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबर होता है। यह कुबर चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊंट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ध्यातव्य है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया, जिसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं तथा एक बार में यह कई गैलन जल पी जाता है। और इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? तो ये कौन सा है? सूअर। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे मतलब फाइबर को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है, जबकि अन्य विकल्पों के जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी इत्यादि रोमंथी स्तनी, इनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम्स का स्रावन करते हैं, जिससे आसानी से पचा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट का संग्रहण का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज तीसरा पार्ट देखा विविध का, और कल हम लोग चौथा पार्ट देख करके विविध को समाप्त करके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।